गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 3 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हम कुछ कॉमन आर्टिकल्स को देख पाएंगे जिनको हम केवल उसी न्यूज़पेपर से करेंगे जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताया गया होगा। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, जो कि है केजरीवाल सेंट टू तिहाड़ टिल अप्रैल 15। ईडी सेज ही इज अनकोऑपरेटिव, इवेसिव, मिसलीडिंग। देखिए क्या बातें की गई है। हमें पता चला है कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको कुछ दिनों पहले 10 दिन की कस्टडी के ऑर्डर दे दिया गया था ईडी को। अब ये ऑर्डर किसके द्वारा दिया गया था? ये ऑर्डर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। हम देखते हैं कि यहाँ पर हाई कोर्ट में पिटीशन भी लगती है उसके बाद में, कि क्योंकि अब जो इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो होगा, कानून जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो अभी जो करंट दिल्ली के सीएम हैं इनको इनकी पदवी से हटा दिया जाए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, कहती है ऐसा नहीं होगा, पहले इनके ऊपर जो दोष लगे हैं उसको प्रूफ होने दीजिए, अदरवाइज इनको हटाने का कोई मामला यहाँ पर बात है ही नहीं, ऐसा कोई कानून है ही नहीं। फिलहाल अरविंद जो केजरीवाल है उनको यहाँ पर इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है उन्होंने मार्च 21 को अरेस्ट किया था। उसके बाद इनको 10 दिन की ईडी की कस्टडी में रखा गया, यानी कि 1 अप्रैल तक इनको रखा जाना था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये मामला जो है वो फिर से जाता है कोर्ट के अंदर, स्पेशल कोर्ट में इनको लेकर जाया जा रहा था और कोर्ट ने फिलहाल बोला है कि इनको 15 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी के अंदर रखा जाएगा तिहाड़ जेल के अंदर। तो तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली के अंदर ही है, वहीं पर इनको रखा जाएगा। वहीं पर इन्होंने अपने अलग खाने की मांग की है, डाइट की मांग की है और हम देख पाते हैं कि कैसे अभी ये 15 दिनों के बाद तक उसमें रखने के बाद जब इनसे जुडिशियल कस्टडी होगी, इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, तब पता चलता है कि आगे केस किस तरीके से बढ़ेगा। फिलहाल के लिए ईडी के द्वारा यही बात बार बार बोली गई है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो काफ़ी मिसलीडिंग है, यानी कि उचित तरीके से नहीं बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, वॉन इंडिया ब्लॉक लीडर्स एट मैसिव रैली इन दिल्ली। देखिए दिल्ली के अंदर पहली बार जो इंडिया ब्लॉक बना है। अब इंडिया ब्लॉक क्या बना है? एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के अलायंस से बनी है। अलायंस यानी कि संधि कि जो और पॉलिटिकल पार्टी हैं वो साथ में आए हैं और आने के बाद में वो एक दूसरे के साथ जुड़कर एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। इसका जो पूरा नाम है वो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो ये जो क्या बात करिए कि इंडिया जो नेशन है उसका डेवलपमेंट के लिए, उसको बनाने के लिए यहाँ पर इंक्लूसिव अलायंस बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है इंडिया। अब ये क्या होंगी? ये यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, कॉन्टेक्स्ट करेंगे। इसी में इन्होंने अपनी पहली यहाँ पर रैली की है। ये लगभग 10 महीने पहले ही बना दी गई थी, लेकिन इसकी पहली रैली होती है यहाँ पर 2 अप्रैल को और उस रैली के अंदर में ये बार बार जो अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। साथ ही में हम देखते हैं कि असम के जो पूर्व यहाँ पर सीएम हम बोल सकते हैं या फिर हेमंत सोरेन, उनको भी अलग केस के अंदर ईडी के द्वारा ही अरेस्ट किया गया है। इन दोनों के लिए इन्होंने आगवाही की और बोला कि कैसे लोकतंत्र को बचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि कुछ जो गवर्नमेंट है वो ईडी का इस तरीके से इस्तेमाल करती है जैसे कुछ लोग मैच फिक्सिंग करते के टाइम यहाँ पर क्या करते हैं, आपके जो एम्पायर होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इवन कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी ये बोला, आप लीडर बोल लीजिए या प्रेसिडेंट बोल लीजिए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि कैसे जब मैच फिक्स होता है तो एम्पायर को खरीद लिया जाता है, प्लेयर्स को खरीद लिया जाता है और उसी के बाद में आप मैच जीतते हो। इनका बोलना है कि अगर ये बीजेपी जो है वो, हम देखते हैं इलेक्ट्रिक जो मशीन आई है, वोटिंग मशीन ईवीएम, उनमें गड़बड़ी ना करें। अगर ये जो इन्होंने अभी इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त किया है 2 को, अभी जस्ट अपने आप उनको ये ना करते तो एम्पायर्स की तरह उन्होंने फिक्सिंग कर दी है, तो ये 180 सीट भी यहाँ पर लोकसभा के अंदर लेकर नहीं आ सकते, जीत नहीं सकते। तो ये बहुत बड़े बड़े दावे हुए हैं। फिलहाल के लिए पॉलिटी के अंदर, गवर्नेंस के अंदर हम देख सकते हैं कि ये भी पहलू है। जीएस पेपर 2 के लिए जस्ट अपडेट रहना कि क्या हो रहा है इम्पोर्टेंट हो जाता है। केजरीवाल को जहां पर भेजा गया, अगेन ये भी जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 4 में इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो पब्लिक ऑफिसर होने के नाते पॉलिटिशियन जो होते हैं उनको भी यहाँ पर करप्शन के दायरे के अंदर लिया जाता है। तो आपका इथिक्स के पेपर के अंदर जो एक टॉपिक है कि करप्शन इन पब्लिक ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन,
उसके अंदर ये केस बन जाता है, केस स्टडी यहाँ से बन सकती है। जीएस पेपर 2 के अंदर हम देख पाएंगे कि पॉलिटी का सेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का सेशन है, और उसी के कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल का ये कानून है जो कि है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है PMLA, उसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। कैसा वो एक्ट है, कैसे उसको रख सकते हैं, ये सारी जानकारी एटलीस्ट इस साल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इलेक्शन से पहले के साल है और ये काफ़ी हार्श, क्या हम बोल सकते हैं, स्ट्रिंजेंट कानून है जिनको इतने बड़े पैमाने पर CM के ऊपर लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम के ऊपर भी एक ग्रुप है जिसमें आप मुझे आकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका फ़ायदा क्या होगा अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर जो भी आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं उनके आपको प्रीलिम्स के नोट मिल जाएंगे। साथ ही में आपको पता होगा कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कहाँ पर, प्रीलिम्स के अंदर है, GS पेपर 1 में है, आर्ट एंड कल्चर की है, तो टॉपिक, पेपर और उसका सब टॉपिक, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई आपको मिलेंगी। कभी कभी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है मेंस के पर्सपेक्टिव से, वो उसका भी आपको आंसर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर आंसर मिलेगा। हम देख पाएंगे कि जो वीडियो आप देख रहे हो वो भी आपको PDF फॉर्म के अंदर यहाँ पर मिल जाती है। तो ये सब कुछ फ़ायदे आपको मिलेंगे चैनल को ज्वाइन करने से। आज के अगले आर्टिकल की और इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है RBI Act 90 स्नैपशॉट फ्रॉम हिस्ट्री। देखिए, RBI को जो है बने हुए 90 साल हो चुके हैं, हमारा देश अभी तक 75 ईयर्स का भी नहीं हुआ है, और RBI को बने हुए 90 साल हो चुके हैं। उसी को समझने के लिए सेंट्रल बैंक की स्टोरी क्या रही है, कैसे आज तक RBI यहाँ तक पहुँच पाया है, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। जॉर्ज मैथ्यू इस आर्टिकल को लिखते हैं, बताते हैं कि कैसे RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर 1935 के अंदर। अप्रैल 1935 में RBI बनता है, और उसी के बाद में वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है देश के अंदर मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी कि पैसे से जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है, उसको बनाने के लिए। करेंसी मैनेजमेंट इसका काम था, यानी कि जो करेंसी है, जो नोट है, कोई भी मुद्रा है, उसका आपको नियंत्रण रखना है, मैनेजमेंट रखना है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, अब इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, और टारगेटिंग क्या होता है, किसी चीज़ को टारगेट करना, किसी चीज़ के ऊपर निशाना साधना। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो भी इसके अंडर आता है, RBI के अंडर। इसका और भी काम है कि इनको जो बैंकिंग के सिस्टम है, अलग अलग बैंक्स हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि कुछ बैंक होते हैं पब्लिक बैंक्स, पब्लिक उनको बोलेंगे, कुछ को प्राइवेट बैंक्स बोलेंगे। पब्लिक बैंक होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि वो सारे के सारे गवर्नमेंट बैंक ही होंगे। कोई ऐसा प्राइवेट बैंक भी हो सकता है जो गवर्नमेंट बैंक, और कोई ऐसे पब्लिक भी हो सकते हैं जो यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा चलाए जा रहे हो। तो अलग अलग तरीके के बैंक होते हैं, अलग अलग उनमें स्पॉन्सरशिप होती है, अलग अलग उनके अंदर हम देखते हैं शेयर होल्डर होते हैं, और उसी से हमें समझ में आता है कि कौन सा बैंक यहाँ पर पब्लिक है, कौन सा बैंक यहाँ पर प्राइवेट है। फिलहाल के लिए हम देखेंगे कि बैंकिंग जो सिस्टम होता है उसमें कुछ बहुत ही डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट बैंक भी होते हैं। तो DIB जो होते हैं उसमें हम 4 बैंक्स को यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं। SBI, इसी में हम देख पाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को, यानी कि इतने बड़े बैंक है कि ये फेल नहीं होंगे, इम्पोर्टेंट है इंडिया की करेंसी के लिए। तो इन सभी को संभाल के रखना, इनका सिस्टम को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, नियम इनके ऊपर लगाना, ये सब काम होते हैं यहाँ पर RBI के, जो करता आ रहा है। इसके अलावा RBI इंटरेस्ट के जो रेट्स होते हैं उनको भी यहाँ पर सेट करता है कि कितना, अगर उनको टारगेट है, मान लीजिए 5% आपने कोई लोन लिया और आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, या 7% देना पड़ रहा है, वो रेट भी किसके द्वारा यहाँ पर निर्भर किए होंगे, एक बेंचमार्क रेट होता है, वो बनाया जाता है RBI के द्वारा, और फिर उसी के अकॉर्डेंस में यहाँ पर जो बैंक्स होते हैं वो भी अपने लोन्स के जो उनके रेट है उनको निर्धारित करते हैं। अर्ली ईयर्स की तरफ चलते हैं। ये तो सब काम है कि ये सब काम उन्होंने अपने हाथ में ले लिए थे, आज तक वो इन कामों को कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में RBI कैसे शुरू हुआ था, लेजिस्लेशन जो है RBI को सेटअप करने का वो बना था मार्च 1934 के अंदर। लेकिन एक साल बाद हम देखते हैं कि जनवरी 1935 में सबसे पहले जो लोकल बोर्ड्स और सेंट्रल बोर्ड्स हैं वो ऑपरेटिव हो पाए थे यहाँ पर। इसके लिए क्या किया गया था, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन हुआ था बैंक का, उसके बाद इसकी जो शेयर कैपिटल है उसका इशू हुए, वो भी इशू किए गए, एस्टैब्लिशमेंट की गई एक सेंट्रल एंड लोकल बोर्ड्स की, उनको ऑपरेटिव किया गया। और जो पहले गवर्नर बनते हैं RBI के वो बनते हैं ऑस्ट्रेरियल सर ऑप्सरनेम और कार्ल स्मिथ।
अब ये जो आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलियर सर ऑप्सन अर्कले स्लिम, तो यहाँ पर बात ये याद रखिए कि ये जो है ये ब्रिटिशर है। और इनका काम क्यों है, ब्रिटिशर यहाँ पर क्यों आरबीआई का बन रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आरबीआई जो बना है 1935 के एक्ट से, आज भी ये जाना जाता है आरबीआई एक्ट 1935 से। ये तब बनता है जब भारत आज़ाद नहीं था। उस समय पे हम देखते हैं कि जो राज था वो था यहाँ पर ब्रिटिशर्स का, और उन्होंने ही अपने पूरे के पूरे कंट्री के अंदर मॉनेटरी स्टेबिलिटी को और उसको बैलेंस रखने के लिए एक बैंक बनाया था। तो ये क्या था, पहले आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना होते हुए हम देखते हैं कि आरबीआई जो था वो था यहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश राज का ये इंडिया का ये क्या था, बैंक था। इसके बाद में इंपीरियल बैंक इसको जाने लगा। इसके 2 मैनेजिंग गवर्नर होते थे, और हम देख पाते हैं कि भारत के जो पहले गवर्नर बन पाते हैं, यानी कि आज़ाद भारत के जो पहले गवर्नर बनते हैं आरबीआई के, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखना, वो बनते हैं सर सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख जो थे वो यहाँ पर पहले आरबीआई के गवर्नर बनते हैं। पार्टीशन जब होता है, क्योंकि पार्टीशन हो गया था, एक तरफ हम देखते हैं कि भारत से पाकिस्तान बन गया था, दूसरी तरफ इंडिया ही रह गया था। तो पार्टीशन के समय में ये अग्री किया गया था कि जो भी यहाँ पर करेंसी इंडिया के अंदर चलती है, आरबीआई अब उसको लीगल टेंडर नहीं मानेगा, उसको सीज कर देगा पाकिस्तान के अंदर, यानी कि वहाँ पर आप इंडियन करेंसी को नहीं चला पाओगे। अब लीगल टेंडर क्या होता है, देखिए लीगल टेंडर होने का आपके 2 शर्तें पहली बात तो पूरी होनी चाहिए। एक तो कि आपका फियाट मनी होना चाहिए, यानी कि मनी जो बन रहा है वो करेंसी के रूप में हो, नोट के रूप में हो, नोट के उसके रूप में होना चाहिए किसी न किसी तरीके से। दूसरा, यहाँ पर लीगल टेंडर वो तब माना जाएगा जो भी उसको इशू कर रहा है, मे बी चाहे कोई किंग है वो इसको इशू कर रहा है, चाहे हम देख पाएंगे कि कोई गवर्नमेंट है उनके द्वारा इसको इशू किया जा रहा है, या फिर कोई बैंक इसको इशू कर रहा है, जैसे कि इंडिया के केस में हम देख पाएंगे आरबीआई को, उसके द्वारा ये इशू किया जाना चाहिए। अब कोई ऐसे ही आप कल को 5 रुपये बना दोगे तो क्या वो लीगल टेंडर हो जाएगा? आपने रुपये ना बना के कोई अपनी खुद की करेंसी बना दी है, उसका कुछ भी नाम रख दिया, आपने अपना ही नाम रख दिया, ABCD मान लीजिए, कुछ भी रख दिया ABC नाम के, क्या वो इंडिया में लीगल टेंडर है? लीगल टेंडर का सीधा सा मतलब ये होता है कि इसको लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई मनी है जो लीगल टेंडर है, यानी कि आप जाएंगे और शॉपकीपर को बोलेंगे कि मुझे 10 रुपये का यहाँ पर ये सामान दो, तो शॉपकीपर जो होगा वो 10 रुपये लेने से मना नहीं कर सकता, उसको वो पैसे लेने ही पड़ेंगे। वो ये नहीं बोल सकता कि आपने प्लीज़ रुपये में ही मुझे दीजिए तभी मैं करूँगा। हालांकि इसके लिए एक छोटा सा एक्ट भी बना हुआ है। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि मैम इतने सारे जो हमारे कोइंस होते हैं वो भी लीगल टेंडर है, कोई अगर 5,000 रुपये कोइंस में देना चाहे तो क्या शॉपकीपर उसको भी मना नहीं कर सकता? देखिए आरबीआई एक्ट 2013 में हम देखते हैं कि आरबीआई बोलता है कि 20 रुपये तक आप एक के जो 50-50 पैसास के जो कोइन होते हैं उनको दे सकते हो, 50 रुपये तक आप एक रुपीज़ में दे सकते हो, यानी कि कोइंस में आप दे सकते हो, और 1000 रुपये तक आप जो कोइंस का इस्तेमाल कर सकते हो, 5 से 10 रुपीज़ का उनका कर सकते हो। उसके बाद जो सामने वाला है, क्योंकि उसको इतने कोइंस की ज़रूरत होती नहीं है, वो क्या कर सकता है, मना कर सकता है। हालांकि वो भी लीगल टेंडर है, लेकिन क्या हो गया है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव है, उनकी जो पावर है उसको लिमिटेड कर दिया गया है। तो यही हम देखते हैं कि लीगल टेंडर वहाँ से ख़त्म हो जाता है, पाकिस्तान से इंडिया की जो करेंसी थी, और उसके बाद में आरबीआई काम करता है केवल और केवल इंडिया के लिए। रिफॉर्म्स आते हैं 1991 में, और रिफॉर्म्स क्यों आते हैं, क्योंकि अभी तक आरबीआई सही से काम कर रहा था अपने, लेकिन इकोनॉमी के अंदर, ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसी में 1990 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। क्राइसिस आने का कारण ये था कि ऑयल के जो प्राइसेस थे अगस्त के अंदर वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गए थे, जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन होती है वो अनमैनेजेबल हो गई थी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, आपने कुछ सामान ले लिया, आपने एग्रीमेंट लिया था, अब वो जो सामान आपने लिया है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, अब उसकी जो पेमेंट आपको करनी है वो उसकी ज़्यादा महंगे वाली चीज़ों की करनी पड़ेगी, ना कि जब आपने उसको लिया था जो सोच कर लिया था। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि पेमेंट आप कर नहीं पा रहे हो, वो मैनेजेबल नहीं हो रहा था। एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहे थे इंडिया की तरफ
से। इसी वजह से आरबीआई ने, जो आरबीआई के पास यहाँ पर लगभग 46 टन का सोना था, एक टन के अंदर हम देख पाते हैं 100 kg होता है, तो हम देख पाएंगे लगभग 4600 kg का जो गोल्ड था उसको आरबीआई ने इंग्लैंड में भेजा कि आप इसको ले लीजिए और इसके बदले में हमें फॉरेक्स रिजर्व दे दीजिए। अब फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? इंडिया का खुद का फॉरेक्स रिजर्व होता है। फोर से बनता है यहाँ पर फॉरेन और एक्स से बनता है एक्सचेंज। तो फॉरेन की जब एक्सचेंज यानी कि करेंसी को हम रखते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे पास फॉरेन की करेंसी ज़्यादा है। अगर फॉरेन की करेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारी जो रुपये की वैल्यू होगी वो भी ठीक ठाक रहेगी। इनका कोरिलेशन कैसे है, क्यों रुपये की वैल्यू इससे डाउन नहीं जाएगी, क्यों हमें सोना बेचना पड़ता है? तो ये सारी चीज़ें देखिए क्या होता है कि खुद ही हमारा जो आरबीआई है वो अपना एक रिजर्व रखता है कि अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके पास गोल्ड के फॉर्म में भी हम देख पाएंगे बॉन्ड्स भी आरबीआई के पास होते हैं, और इन सब चीज़ों से ज़्यादा आरबीआई खुद में कैश रखता है। तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व होता है उसके अंदर हमारे पास नेपाल की करेंसी है, हम देख पाएंगे रशिया की करेंसी हमारे पास होती है, रूबल, यूरो के डॉलर हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में। तो जो करेंसी स्ट्रॉन्ग है वो जितनी मात्रा में आपके पास होंगी, मान लीजिए आपके पास $5000 यहाँ पे हम देख पाएंगे कि $5000 है और $5000 की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, उसी के बदले में आपके पास 5000 पाकिस्तानी करेंसी है। तो ये जो करेंसी होगी ये क्योंकि इंडिया से ही 2.5 गुना कम है, नीचे है, तो इसको अगर आप इकोनॉमिक टाइम में, क्राइसिस में अगर देना भी चाहोगे किसी को, इसके बदले में कुछ लेना भी चाहोगे तो बहुत कम सामान ले पाओगे, राइट। लेकिन 5000 जो डॉलर है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि आप 80 रुपीज़ के अराउंड इसको लगा सकते हो, इंडियन रुपीज़ से ज़्यादा ये हो गए। तो इसमें अगर आपको इकोनॉमिक क्राइसिस में कोई सामान खरीदना होगा, कोई चीज़ खरीदनी होगी, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा आप ले पाओगे कम उनके अंदर। तो इसी वजह से जितना आरबीआई होता है उतना चाहता है कि स्ट्रांगली वो ऐसे यहाँ पर इनको लेकर आए कि जिससे वो आराम से यहाँ पर क्या कर सकता है, अपने फॉरेक्स रिजर्व की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल सकता है। लेकिन क्योंकि हमने ये सब देख लिया था और इसी की वजह से इंडिया की जो रुपये की वैल्यू थी वो भी यहाँ पर 10% से कम हो गई थी, 3 ही दिन के अंदर पहले ये कम हो गई थी। इसी वजह से जो सेक्रेटरी है प्लानिंग कमीशन के, वो यहाँ पर सामने आते हैं और उस समय पर जो गवर्नर होते हैं 1991 से लेकर 1995 तक हमें पता है, वो भी यहाँ पर आते हैं और आने के बाद में बैंकिंग रिफॉर्म्स की यहाँ पर शुरुआत की जाती है। बैंकिंग रिफॉर्म्स जब होते हैं तो इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें जो कन्वर्टिबिलिटी है, अब जो कन्वर्टिबिलिटी होगी रुपये को ट्रेड करने के लिए, उसको पूरा का पूरा कर दिया जाएगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है लेंडर्स के ऊपर, मान लीजिए कोई लोन ले रहा था, उसको भी डीरेगुलेटेड कर दिया गया है कि ठीक है यहाँ पर जिसको जितना लोन लेना है, जिसको जितना इंटरेस्ट लेना है उसको ले लीजिए। नए प्राइवेट बैंक खोले गए, नए प्राइवेट बैंक जो होते हैं उनके लिए लाइसेंस इशू किए गए 1991 से लेकर 1995 तक। इवन 1991 के रिफॉर्म्स हमें गवर्नमेंट में भी पता है कि उसी टाइम पे ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, लिबरलाइजेशन हो रहा था, प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, उन सभी चीज़ों को, क्योंकि उसी समय पे पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे। हम देखते हैं कि जो पूर्व हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मनमोहन सिंह, वो इस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर बने हुए थे। तो वो इन दोनों समय खंडों में क्या कर रहे थे, इस पूरे के पूरे स्ट्रेटजी के ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा था, प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा था, लिबरलाइजेशन भी किया जा रहा था। उसके बाद मनमोहन एंड प्रणब मुखर्जी जो कि उस समय पर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके बीच में यहाँ पर बातें हुई है कि कैसे 1982 को इंदिरा गांधी जो उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थी, वो मनमोहन सिंह को बोलती हैं, जो कि प्लानिंग कमीशन आज के समय पे जो नीति आयोग के नाम से जाता है, उस समय पे वो प्लानिंग कमीशन था, वो कहती है उनको कि आप यहाँ से आकर जो आईजी पटेल यहाँ पर गवर्नर है उनकी जगह पर आ जाइए और क्यों ना आप इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा अपना कमाल दिखाइए। हमें पता है मनमोहन सिंह जो है वो डॉक्टर है, पीएचडी है इकोनॉमिक्स के अंदर। उन्होंने जनवरी 14, 1985 में ही यहाँ पर अपना कार्यभार संभाला, गवर्नर वो बने और उसके बाद उन्होंने जो भी मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस लेने थे उनको काफ़ी मजबूत बनाया। इस बात की एक्नॉलेजमेंट उन्होंने अपनी बुक में भी की है। एक बुक यहाँ पर लिखी गई है जो कि नाम से जानी जाती है स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरान। उसको ऑथर जो किया गया है वो उनकी खुद की बेटी दमन सिंह के द्वारा ही किया गया है। यहाँ पर वो बना
बताते हैं कि कैसे जिस समय पे वो गवर्नर थे उस समय पे जब यहाँ पर फाइनेंशियल मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी होते थे, जो कि अभी कुछ समय पहले हमारे राष्ट्रपति भी बने, उस समय इनकी और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, या हम बोलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसाइंस नहीं हो पाते थे, कंसेंसस इनके बीच में नहीं आ पाता था, अग्रीमेंट नहीं हो पाता था चीज़ों का। और यही कारण है कि जब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, प्रणब मुखर्जी बोल रहे हैं कि एक बैंक है उसको आप लाइसेंस दे दीजिए, अप्रूवल दे दीजिए कि वो इंडिया के अंदर अपनी ब्रांच खोल सके, जो कि था BCCI, यानी कि बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, जो कि पाकिस्तान के द्वारा 10 साल पहले ही खोला गया था। एक पाकिस्तान के द्वारा भी नहीं कह सकते, बल्कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे आगा हसन अबेदी, उनके द्वारा इसको खोला गया था, प्राइवेट बैंक था। लेकिन RBI इसके खिलाफ था, यानी कि मनमोहन सिंह जो थे वो इसके पूर्ण रूप से खिलाफ थे। उन्होंने इवन अपना रेजिग्नेशन लेटर भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया था, हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, उनको मना कर फिर से गवर्नर बनाए रखा गया। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो होते हैं इनके जाने के बाद में जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं यहाँ पर राजीव गांधी, उस समय पे भी हम देखते हैं कि 1985 तक मनमोहन सिंह जो है वो क्या करते हैं कि वो अब फिर से प्लानिंग कमीशन में चले जाते हैं। इंदिरा गांधी उनको प्लानिंग कमीशन से लेके आई थी RBI के अंदर, और फिर वो RBI से वापस चले जाते हैं प्लानिंग कमीशन में। इसके बाद में 2008 से 5 सितंबर 2008 से लेकर 2013 तक हम देखते हैं कि D सुब्बा राव गवर्नर बने रहते हैं, और वो उनके साथ भी कुछ डिसएग्रीमेंट होती है। फाइनेंस मिनिस्टर जब P चिदम्बरम थे, लेकिन इस समय पे वो भी अपनी किताब में बताते हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर इस समय पे जब मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने उस डिसएग्रीमेंट को जो होती थी फाइनेंस कमिश्नर के साथ में, मिनिस्टर के साथ में, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बनने ही नहीं दिया, यानी कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर RBI के सपोर्ट में हमेशा रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर बनते हैं उर्जित पटेल, जिनकी पॉलिसी जो बनाई गई थी उसको आज भी हम इन्फ्लेशन टारगेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि हमें 2 से लेकर ±4 जो होता है, यानी कि 2 से लेकर 6 तक की रेंज के अंदर इन्फ्लेशन को, महंगाई को रखना चाहिए। अगर 2% से महंगाई कम हो जाती है तो उससे क्या होगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वृद्धि नहीं हो पाएगी चीज़ों में। अगर वो 6% से ज़्यादा हो जाती है तो वो और ज़्यादा नुकसानदेह है सभी के सभी सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि फिर क्या होगी कि रुपये की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कम होने लग जाएगी। तो ये कारण है कि उर्जित पटेल यहाँ पर आते हैं। लेकिन उनका भी जो गवर्नर है YV रेड्डी, उनके साथ में भी हम देख पाते हैं कि 2008 और 9 का जब क्राइसिस होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तो उनका रैपिड फॉरेन बैंक एक्सचेंजन उनको किया जाता है। अंडर शुभारव RBI जो है लिबरल अकोमोडेटिव पॉलिसीज़ की तरफ चली गई थी। उर्जित पटेल यहाँ पर आते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में उनका बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार, या बोल सकते हैं कि उनसे बन नहीं पाती, अग्रीमेंट नहीं हो पाता है। बार बार RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में यहाँ पर हम भेदभाव को देख पा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से 2 ही साल के बाद में उर्जित पटेल अपनी जो पोस्ट है उससे यहाँ पर रिज़ाइन कर देते हैं। 2008 के क्राइसिस के बाद हम देखते हैं रघुराम राजन यहाँ पर आते हैं, और रघुराम राजन जो होते हैं वो यहाँ पर पहले ही एक तरीके से अनाउंसमेंट कर देते हैं कि इन्फ्लेशन के जो बॉन्ड होंगे, इंटरलाइजेशन किया जाएगा रुपये का। इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है कि आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रुपये को लेकर जाएंगे। रुपये के अंदर ही, जैसे अभी भी हमने देखा कि जब रशिया के ऊपर बहुत सारे बॉन्ड्स लगा दिए गए थे, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, उसी समय पे इंडिया ने बोला कि हम जो ट्रेड है अब वो रूपल में भी करने को तैयार है, आप अपनी करेंसी में हमारे पास हमें दीजिए जो भी आप आपसे खरीद रहे हैं, हम जो आपसे खरीद रहे हैं उसको हम इंडियन रुपये के अंदर आपको देंगे। तो ये चीज़ें भी की गई थी कि आप क्या कर रहे हो, इंडियन रुपये जो है सिर्फ इंडिया के अंदर ना चल के रशिया में भी जा रहा है, जापान में भी जा रहा है। तो ये होता है इंटरलाइजेशन, नेशनलाइजेशन कर देना। अभी इससे क्या होता है, फिर 2016 के अंदर जाकर डिमोनेटाइजेशन हो जाता है। नवंबर 8 2016 में गवर्नमेंट जो है वो डिमोनेटाइजेशन को अनाउंस कर देती है कि 500 जो 1000 के महात्मा गांधी के सीरीज के नोट है वो अब से बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सडन विड्रॉल करवाने की ज़रूरत पड़ती है। लिक्विडिटी शॉर्टेज जो है कंट्री में वो देखने को मिलती है। और यहाँ पर RBI के द्वारा सबसे ज़्यादा जो मुश्किल कोई टास्क था वो यही बिगेस्ट टास्क हो गया था कि इस सिचुएशन को
एक्चुअली में कैसे यहाँ पर मैनेज किया जाए, क्योंकि इससे इकोनॉमी पूरी की पूरी रोइल्ड हो गई थी, डिमांड जो है वो कम हो गई थी, बिजनेसेस में क्राइसिस आ गया था, जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन हो रही थी। फिर से हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है एमपीसी, और यहाँ पर जो है अर्ली फेज जो है पटेल के टेनोर का, यहाँ पर हम देखते हैं उर्जित पटेल दोबारा से यहाँ पर रहते हैं, और उर्जित पटेल जो होंगे वो अक्टूबर 3 2016 में अपनी पहली मीटिंग लेते हैं। फिलहाल बहुत सारी कॉल आ रही थी कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ से कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी यहाँ पर ना लेकर आए, लेकिन उर्जित पटेल पॉलिसी लेकर आते हैं, और जितने भी लोगों ने आरबीआई की तरफ से जितने भी कंपनी मैनों ने लोन लिए थे वापस नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए बनाया जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अब इससे पहले जो कोड चलता था वो था सरफराजी। सरफासी जो एक्ट होता था उसमें आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सीज कर लिया जाता था, उसको बेच दिया जाता था जितना भी आपने लोन लिया है। लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी रूल में क्या होता था कि मान लीजिए किसी जो बिजनेसमैन है उसका खुद से ही घोटाला हो गया, तो वो कैसे उसको वापस करेगा, तो उससे कम वैल्यू में जितना उसने लिया था उससे कम वैल्यू के अंदर यहाँ पर समाधान हो जाता है पीछे के पीछे। ये यहाँ पर कोड्स लेकर आए गए, जितना ह्यूज डेप्ट इंडिया के ऊपर आया था, बिगेस्ट डिफॉल्टर थे 40 ऐसी कॉर्पोरेट से जिनके यहाँ पर लिस्ट बनाई गई और उनसे रेजोल्यूशन करवाया गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत। कोविड-19 पेंडेमिक फिर से आता है, फिर से आरबीआई के सामने एक चैलेंज आता है, डिमांड जो है वो क्रैशेस हो जाती है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है। उसी के बीच में जो करंट गवर्नर है हमारे शक्तिकांता दास, वो यहाँ पर गवर्नर बनते हैं, और वो रेपो रेट को, जो मेन पॉलिसी रेट होता है, उसको 4% तक ले आते हैं ताकि डिमांड बढ़े, लोग क्या करें, लोग लोन ले, क्योंकि अगर 4% रेपो रेट देना पड़ रहा है तो बैंक के जो रेट अभी 9% होते हैं, मान लीजिए किसी लोन के ऊपर, वो घटकर कितने हो जाएंगे, 6% तक हो जाएंगे। इससे लोग यहाँ पर लोन ले सकेंगे, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो इकोनॉमी है फिर से दोबारा से किक स्टार्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है तो फिलहाल का जो रेपो रेट है करंटली वो 6.5% पर रखा गया है। हाउएवर पेंडेमिक ने आरबीआई को बूस्ट करने में तो मदद की, जो क्योंकि डिजिटलाइजेशन इसमें फ़ायदा देखने को मिला। इंडिया जो आज के टाइम पे डिजिटल स्फेयर के अंदर पेमेंट में वर्ल्ड लीडर बना बैठा हुआ है, वो पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर किया गया। यूपीआई के अंदर रिवोल्यूशन यहाँ पर लाया गया, पेमेंट के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है। तो ये सब थी पूरी की पूरी आरबीआई की हिस्ट्री, कैसे आरबीआई कब से यहाँ पर खड़ा हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पीएमएलए। पीएमएलए का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखिए ये जो एक्ट है यहाँ पर इसके बारे में बात कर रही है पीडीटी आचार्य। अब ये जो है ये फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं लोकसभा के, लिखते हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जिसके तहत अभी हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ पर पकड़ा गया है, वो 2002 के अंदर इंडिया में आया था। अब ये कैसे आया था जरा इसको समझ लेते हैं कि इसका जो काम होता है, इसका मतलब होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, वो एक समय पे बहुत ही ज़्यादा ग्रेव था, बहुत ही बड़ा वो थ्रेट था, खतरा था, और उसी को कर्ब करने के लिए, उसी को रोकने के लिए बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर सामने आई, एक साथ इकट्ठा हुई और उन्होंने मिलकर यहाँ पर एक ऐसे कानून की उत्पत्ति की। बैकग्राउंड में देखें तो यूनाइटेड नेशन ने सीरियस नोट इस बात पे लिया कि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो बार बार एक मुद्दा उठा रही है कि ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत होता है। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने 1988 के अंदर एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन करवाई, जिसका नाम था अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ जितनी ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, उनसे ये अर्ज किया गया कि वो जो अर्जेंट स्टेप ले, कुछ ज़रूरी, कुछ बहुत अर्जेंटली इन स्टेप्स को लिया जाना चाहिए, ताकि जो ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है ड्रग्स क्राइम के साथ में अदर कनेक्टेड एक्टिविटीज़ जो हैं उनको रोका जा सके। इसी के लिए 7 मेजर इंडस्ट्रियल जो नेशन है उनमें एक समिट करवाया गया। हम देखते हैं एक ही साल के बाद में जुलाई 1989 में, और इसी के बाद में बनती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्या मतलब होता है कि इनको फाइनेंशियल एक्शन लेना, किस कंट्री को इन्हें ग्रे लिस्ट में डालना है, किस कंट्री को ब्लैक लिस्ट के अंदर डालना है, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है, और ये बनती है 1989 के
तहत। अब इसमें प्रॉब्लम जो थी, इनको बोला जा रहा था कि इनकी जो रियल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है मनी लॉन्ड्रिंग की। पैसा जो है उसको काले धन से वाइट धन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसी को टैकल करने के लिए कुछ रिकमेंडेड मेजर्स जो है वो यहाँ पर रिकमेंड्स भी किए गए थे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा। 1990 तक पहुंचते पहुंचते यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली इसको अडॉप्ट कर लेती है, एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करती है जिसका नाम लिखा गया था पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्रामिंग ऑफ एक्शन। इसके अंदर जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी उनको बोला गया कि वो एक कानून बनाएंगी, लेजिस्लेशन बनाएंगी, ताकि जो लॉन्ड्रिंग होती है ड्रग्स की मनी की उसको रोका जा सके। क्योंकि शुरुआत में जो लॉन्ड्रिंग होती थी वो ज़्यादातर ड्रग्स की मनी के द्वारा ही हो रही थी। ड्रगी जो होते थे वो पैसे को चेंज करते थे, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए एक रेजोल्यूशन जो है यूएन की जनरल असेंबली द्वारा पास किया जाता है, और उसी से सीख कर इंडिया की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर रिकमेंडेशन लेती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से और एक अपना खुद का ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाती है। वही ये एक्ट है जिसको आज हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। यूएन में एक स्पेशल सेशन भी होता है 2 जून 10 1998 को। लगभग 10 साल हो गए हैं इसको पूरा का पूरा। अब जब ये शुरुआत में आता है 1988 में इसकी बात होती है, और 1998 के अंदर यहाँ पर एक स्पेशल सेशन लिया जाता है जिसका नाम रखा जाता है काउंटरिंग वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम टुगेदर। अब इसमें क्या था, इसमें बातें की गई कि अनदर एक डिक्लेरेशन बनाया जाएगा जिसमें फिलहाल के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को यहाँ पर कॉम्बैक्ट करना, लड़ना उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंडिया के अंदर इन्हीं सब बातों से सीख कर 2002 के अंदर बनाया गया, लेकिन लागू वो होता है 2005 के अंदर। लागू होने के बाद में बहुत सारे केसेस इसमें होते हैं। हिस्ट्री देख के इसमें बताना भी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे यहाँ पर ये जो कानून है वो अस्तित्व में आता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ड्रग्स होते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े क्राइम करते हैं, उससे जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। अब ये जो कानून है इंडिया के, हम देखते हैं शेड्यूल के अंदर रखा गया। शेड्यूल क्या होता है इंडिया के अंदर, हम देखते हैं 12 शेड्यूल है। उसमें से यहाँ पर जो 253 आर्टिकल नंबर 253 है उसके तहत इसको शेड्यूल के अंदर रखा गया, और हम देख पाते हैं क्योंकि ये संविधान का एक कानून है, संविधान के अंदर इसको रखा गया, तो इसी वजह से इसकी जो शक्तियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई। पीएमएलए के तहत एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि पीएमएलए के तहत जैसे भी नॉर्मल कानून होते हैं, आईपीसी इंडियन पिनल कोड है, सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, इन सभी में क्या होता है, अगर किसी के ऊपर आपने यहाँ पर इल्ज़ाम लगा दिया है, किसी को आपने एलिज्ड कर दिया है किसी काम के लिए कि उन्होंने ये काम किया है, तो उसको तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक वो प्रूव ना हो जाए कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन पीएमएलए क्योंकि एक स्ट्रिंजेंट कानून है, क्योंकि एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही सख्त ये कानून है, तो इसके तहत यहाँ पर जो ये बेसिक कानून है नेचुरल जस्टिस का, उसको इस तरीके से नहीं लिया जाता है। इसमें माना जाता है कि जब तक आप दोषी माने जाओगे तब तक आप निर्दोष खुद को साबित नहीं कर देते हो। ये आपका इंडिया में एक ऐसा ही केवल और केवल कंट्रोवर्शियल सा हम देख सकते हैं कानून बना हुआ है इंडिया के अंदर, जिसमें जो शक्तियां हैं वो बहुत ही नेचुरल जस्टिस के हिसाब से थोड़ी सी नेगेटिव चली जाती है अगर इसका इस्तेमाल किसी हम देख पाएंगे अपने पर्सनल मोटिव को निकालने के लिए किया जाए। तो जैसे कि फिलहाल भी पॉलिटिकल मोटिव्स को यहाँ पर करने के लिए बार बार इल्ज़ाम लग रहे हैं करंट की गवर्नमेंट के ऊपर कि वो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, चाहे उसमें ईडी आ जाए, चाहे उसमें सीबीआई आ जाए, उन सभी का इस्तेमाल कर रही हैं। हम देख पाते हैं कि ये कानून ऐसे काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल अच्छे से लिखा गया है, सेक्शन जो 4 है इसका आर्टिकल का, कि जब तक किसी भी जज को यहाँ पर ये नहीं लगता है अपनी समझ के अकॉर्डिंग कि जो भी इंसान यहाँ पर है वो बेगुनाह है, तब तक उसको बेल तक भी यहाँ पर नहीं मिलती है, क्योंकि आपकी बेल को बार बार डिनाई किया जाता है। मोस्टली कोई भी जज ऐसा करना नहीं चाहता है, बेल देना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि बाद में अगर ये इंसान दोषी पाता है तो उससे जो जज की शक्तियाँ होंगी उस पर ऑटोमेटिकली क्वेश्चन मार्क लगेगा, उनकी समझ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इसी वजह से जनरली क्या होता है कि यहाँ पर जो बेल है वो डिनाई ही की जाती है, तो इनको बेल का अधिकार भी इसमें नहीं दिया जाता है। ऑथर चिंता दिखाते हैं कि शुरुआत में ये जो कानून था वो इतने बड़े
लेवल पर बनाया गया था। ड्रग की ट्रैफिकिंग जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती है, मान लीजिए इंडिया से लेकर उसको चाइना में बेचा जा रहा है, तो ये कोई सिर्फ इंडिया का मुद्दा नहीं हो जाता, ये इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता है। उसमें बार बार अमेंडमेंट, बार बार संशोधन करके उसको इस हद तक बदल दिया गया। हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कानून डाल दिए गए। जैसे कि एक कानून ये है कि शुरुआत में क्या होता था, डायरेक्ट जो गिल्टी है, जो इंसान यहाँ पर पहले ही कोई काम कर चुका है, केवल उसी को सजा दी जाती थी। लेकिन अमेंडमेंट इसमें इतनी बार किया गया और आज के समय पे अगर कोई इनडायरेक्ट तरीके से, यानी कि डायरेक्टली उसका कोई पार्टिसिपेशन था भी नहीं या फिर लेटर स्टेज में उसका कुछ नाम आता है थोड़ा बहुत, उसको भी यहाँ पर उतनी ही बड़ी सजा मिलती है। इवन जो करप्शन होता है, पब्लिक जो ऑफिसर है अगर वो भी यहाँ पर करप्शन कर रहे हैं, कुछ रिश्वत लेते हुए मिलते हैं, तो उनके ऊपर भी सेम लेवल से यहाँ पर हम देख पाएंगे कि वही सख्ताई रखी जाती है जो एक ड्रग ट्रैफिकर के ऊपर रखी जाती है। ऑथर यहाँ पर इसके खिलाफ है। इनको लगता है कि बहुत ही गलत तरीके से इसका पूरा का पूरा जो उद्देश्य था उसको यहाँ पर बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, जो कि कोई ठीक बात दिखाई नहीं देती है, जो कि काफ़ी बड़ा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। प्रेजेंट जुडिशियल अप्रोच भी यही इशू दिखाती है, क्योंकि बेल नहीं हो पाते हैं प्रिवेंटिव मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर, तो इसी वजह से टेक्निकल बहुत है। जुडिशियल पर्सपेक्टिव जो है बेल के ऊपर, वो जस्टिस V.R. कृष्ण इयर ने भी यहाँ पर दिया था 1978 में। एक केस होता है गुड्डी कांति नरसिम्हुल्ला एंड ओर्स वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट ऑफ आंध्रा, जिसमें वो कहते हैं कि पब्लिक जो पर्सनल लिबर्टी है, आप उसको बेल से रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने बेल को हटा दिया, बोला कि बेल नहीं देंगे, तो इंसान की जो पर्सनल लिबर्टी है, जो उसकी खुद की आज़ादी है, जो कि दी जाती है यहाँ पर आर्टिकल 21 के तहत, उसको आप आर्टिकल 21 क्या होता है, इंसान का फंडामेंटल राइट है और इसके तहत आपको जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है। उसके तहत यहाँ पर क्या किया जा रहा है, किसी पर्सन को उसकी पर्सनल लिबर्टी से हटाया जा रहा है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है उसको तोड़ा जा रहा है। अब फंडामेंटल राइट में इतने ज़्यादा पावरफुल है कि गवर्नमेंट चाहे भी तो उनको तोड़ नहीं सकती है, यानी कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है लेकिन फंडामेंटल राइट को नहीं बदल सकती है, चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि वो क्या आता है, बेसिक जो हमारा फॉर्म है, बेसिक जो डॉक्ट्राइन है उसके अंदर आता है। खैर यही था इस आर्टिकल में आज के लिए समझने के लिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लद्दाख प्रोटेस्ट ए हंगर फॉर जस्टिस। लद्दाख के अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग बार बार यहाँ पर उठ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। जो लीडर है इनके वो है यहाँ पर सोनम वांगचुक, जो कि एक स्ट्राइक कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल। वो 21 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल रखी। इसके बाद में उनकी जो भूख हड़ताल है वो उन्होंने छोड़ी और जो वुमन है उन्होंने भूख हड़ताल को उसी के आगे से शुरू कर दिया। अब 21 दिनों तक जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगी और उसके बाद में अगर फिर भी गवर्नमेंट नहीं मानती है तो यूथ और जो मॉन्क होते हैं यहाँ पर, यानी कि हम देख पाएंगे साधु होते हैं, बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं, वो लोग भी इस हंगर स्ट्राइक में शामिल हो जाएंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना बड़ा क्या मुद्दा हो गया है कि यहाँ पर इतने बड़े लेवल पे पूरा का पूरा जो लद्दाख है वो सामने आ रहा है, भूख रख रहा है, हड़तालें कर रहा है, तो ऐसा क्या कारण है। लद्दाख की केवल एक ही मांग है। लद्दाख के अंदर हम देखते हैं, लद्दाख कह रहा है कि लद्दाख को देखिए शेड्यूल 6 के अंदर रखा जाए, प्लस लद्दाख क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है उसको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। ये एक मांग है, आप इसको दो भी कह सकते हो, या एक मांग का ये दो पार्ट है। इसमें क्या बातें चल रही है, लद्दाख सबसे पहले तो स्टेटहुड को समझते हैं कि स्टेटहुड क्यों मांग रहा है, क्योंकि स्टेटहुड का मतलब यहाँ पर है कि देखिए यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या फ़र्क होता है। यूनियन जो टेरिटरी होती है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के अंडर। प्रेसिडेंट के अंडर ये डायरेक्टली होंगे, प्रेसिडेंट के अंदर प्रेसिडेंट ही यहाँ पर लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होते हैं उनको भेजेंगे, वही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स की अपनी टीम बनाएंगे और वही पूरा का पूरा इस चीज़ को कानून से लेके हर चीज़ों को संभालेंगे। स्टेट में क्या होगा, स्टेट के अंदर अपनी खुद की पावर है, स्टेट के अंदर खुद की स्टेट असेंबली हो सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकती है, तो काउंसिल असेंबली दोनों इनके पास होगी लेजिस्लेशन से रिलेटेड, विधायिका जिसको हम बोल देते हैं।
हम देखते हैं कि ये अपने कानून खुद बनाएंगे। स्टेट लिस्ट में इनके खुद के कुछ देखते हैं, जैसे कि एजुकेशन रखा होता है, या फिर और हम देख पाते हैं अलग जो कार्य हैं, एग्रीकल्चर को देख लेंगे, यहाँ पर फार्मिंग को देख लेंगे। ये सब के सब शेड्यूल 7 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7 है उसमें बांटे हुए हैं कि किन के ऊपर केवल स्टेट कानून बना सकता है, किन के ऊपर सेंटर कानून बना सकता है। एक लिस्ट यहाँ पर तीसरी लिस्ट भी है जिसको कंकरेंट लिस्ट बोला जाता है, जिसपे यहाँ पर स्टेट और जो सेंटर और जो स्टेट है दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ने एक ही कानून बनाया और एक दूसरे से विपरीत है तो सेंटर का जो कानून होगा वो प्रिवेल करेगा, वही यहाँ पर माना जाएगा। ये तो होता है इनको फायदा कि अगर स्टेट बन जाती है तो इनके जो जमीन के ऊपर अधिकार है वो इनको मिल जाएंगे। ये यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाएंगे कि इनकी जो जमीन है उसको बाहर वाले लोग ना खरीदे, या फिर आके इनके जो अधिकार है वो इन्हीं के रहे, वो खुद से अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। ये एक कारण है। दूसरा कारण हम देख पाएंगे कि शेड्यूल 6 की जो मांग हो रही है वो क्या है। देखिए, भारत के अलग अलग, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम देख पाते हैं कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे भाग के अंदर बटा हुआ है, शेड्यूल के अंदर बटा हुआ है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 24 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं, और इसके अलावा लगभग हम देख पाएंगे 450 से ज़्यादा यहाँ पर आर्टिकल्स हैं। शेड्यूल 6 जो होता है, शेड्यूल 5 और 6, ये दो ऐसे शेड्यूल हैं जिसके अंदर कुछ स्टेट्स को रखा जाता है। शेड्यूल 5 के अंदर 4 स्टेट्स को रखा जाता है। इन 4 स्टेट में हम देखेंगे कि एक स्टेट होती है आसाम, दूसरी होती है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ये 4 ऐसी स्टेट है जिनको शेड्यूल 5 में रखा जाएगा। चारों को रखा गया है क्योंकि ये चारों ही ट्राइबल स्टेट है। शेड्यूल 6 के अंदर यहाँ पर 10 स्टेट को रखा गया है, जिसमें हम देख पाएंगे कर्नाटका, उत्तराखंड, हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को देख पाते हैं, और साथ ही में बिहार यहाँ पर है, झारखंड है, हम देख पाएंगे आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना को। तो ये जो पूरी की पूरी आप यहाँ पर देख पाएंगे ये सारी स्टेट्स होती हैं इन शेड्यूल के अंदर। अब शेड्यूल जो 5 है उसमें पूरी स्टेट को प्रोटेक्शन मिलता है कि पूरी जो 4 मैंने आपको स्टेट बताई हैं उन स्टेट को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल रहा है। उसमें आप जाकर बिना परमिट के एंट्री नहीं कर पाओगे, वहाँ पर जाकर आप उनकी ज़मीन को, लैंड को नहीं खरीद पाओगे। तो ये कुछ उनको प्रोटेक्शन मिले हुए, कानून बनाने की सुविधाएं मिली हुई हैं। शेड्यूल 6 की जो स्टेट है इसमें पूरी स्टेट को ये पावर नहीं मिलती है। इस स्टेट में मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टाउन है, और उस टाउन में यहाँ पर कुछ प्रतिशत 90% से ज़्यादा ट्राइब्स रहती हैं। बिहार के अंदर ट्राइब्स रहती हैं। तो ये जो जनजातियाँ हैं केवल इसी डिस्ट्रिक्ट को या इसी टाउन को ये प्रोटेक्शन मिलेगी शेड्यूल 6 के अंतर्गत कि यहाँ पर जो कोई ज़मीन है उसको कोई भी दूसरा इंसान बाहर से आके नहीं खरीद सकता, क्योंकि उनका जो जीवन यापन का प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग होता है फिलहाल हम लोगों से, जो हम करंट आगे बढ़ चुके हैं। तो ये उनके साथ छेड़खानी हो जाएगी। लद्दाख के अंदर केवल बात यही है कि देखिए लद्दाख के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। हम देखते हैं कि लद्दाख जो पहले स्टेट का हिस्सा था, स्टेट का हिस्सा भी किसका हिस्सा था, जम्मू एंड कश्मीर का वो एक पार्ट होता था। 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एक्ट आता है, और इस एक्ट के तहत में जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहली यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर के नाम से, दूसरी यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है लद्दाख के नाम से। अब क्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा से स्टेटहुड का दर्जा दे दीजिए, उनमें इलेक्शन कराइए। गवर्नमेंट का बोलना है कि ठीक है, हम लोग जो अगस्त होगा, हमारे जो लोकसभा के इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद में डेट रखी गई है, उसके बाद में बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर इलेक्शन होगा। ऑलमोस्ट 5 साल का समय हो चुका है। लद्दाख कह रहा है कि हमें भी स्टेटहुड का दर्जा दीजिए, लेकिन लद्दाख में इतनी ज़्यादा ये जो आक्रोश है वो क्यों फैला हुआ है, चलिए ज़रा इसको भी समझ लेते हैं। आक्रोश फैलने का कारण है लद्दाख के ऊपर लगातार यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा किया जाना, जो लद्दाख से होता भी नहीं है। बहुत सारी जो पार्टीज़ है लद्दाख के अंदर में, खास करके जो लद्दाख की ऑटोनोमियस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स होती है, जिनको बनाया जाता है, जिसमें वहाँ के कॉमन लोगों को लिया जाता है ताकि अच्छे से काम उनकी सोच समझ से किया जाए। ये कहते हैं कि उनके पास तो कोई पावर छोड़ी ही नहीं गई है, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होते हैं वही यहाँ पर सारा काम करते हैं। दूसरी बात,
5 साल के लिए वो आते हैं और 5 साल के लिए जब तक वो यहाँ पर टोपोग्राफी को, लोकल प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तब तक उनका यहाँ से जाने का समय हो जाता है। तो वो जो समस्याएं यहाँ पर है इन रियलिटी, उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। इसी वजह से इन लोगों को खुद से यहाँ पर काम करना है। कारण फिर से कहते हैं कि लद्दाख के ऊपर टूरिज्म जो आता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि पर्यटन स्थल की तरह है, बर्फ़ से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लोगों को जाना पसंद है। लेकिन इसकी वजह से वहाँ पर रैपिड अर्बनाइजेशन भी होती है। पानी की वहाँ पर हम देख पाएंगे समस्या है। एक जो टूरिस्ट आता है वो 135 लीटर से 140 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, लेकिन जो नॉर्मल हम देख पाएंगे कि लद्दाख के लोग हैं वो केवल 70 लीटर तक ही पानी एक दिन में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो गरीब लोग हैं वो 35 से 40 लीटर इस्तेमाल कर पाते हैं। तो पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, शॉर्टेज हो रही है। ग्लेशियर जो है वो भी यहाँ पर पिघल रहे लद्दाख का रीजन, क्योंकि हिमालय के बिल्कुल हम देख पाएंगे कि ग्रेटर हिमालय में दिखने को हमें दिखाई देगा, तो उसमें हम देख पाएंगे बर्फ़ होती है, लेकिन वो भी पिघल रही है, उसमें भी काम किए जा रहे हैं। तो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से लद्दाख को बचा के रखना अभी इम्पोर्टेंट हो गया है। और उतने ज़्यादा कदम यहाँ पर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं उठा रहे हैं, तो इसी वजह से लोग सामने आ रहे हैं कि कैसे हमें अपनी प्रॉपर्टी को, हमें अपने जो पूरा का पूरा यहाँ पर एक कल्चरल आइडेंटिटी हमारी इससे जुड़ी हुई है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 2 स्टेट्स अ कंपैरिजन ऑन एक्सेस ऑफ 2 लाइफ सेविंग सी सेक्शंस। देखिए यहाँ पर बातें की गई हैं द हिंदू की तरफ से, डाटा टीम ने डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया और कहा है कि एक स्टडी पब्लिश की गई है आईआईटी मद्रास की तरफ से। अब आईआईटी मद्रास जो है उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की और स्टडी में ये पाया कि तमिलनाडु के अंदर जो सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन जिसको बोला जाता है, सी सेक्शन एक तरीके की ऑब्डोमिनल सर्जरी होती है। जब यहाँ पर बर्थ होता है किसी बच्चे का, तो एक औरत जो फीमेल होगी उसको वजाइना की तरह नेचुरल बर्थ ना करवा के क्या किया जाता है, पेट के ऊपर सी सेक्शन लगाया जाता है, कट लगाया जाता है, उसके पेट को काटा जाता है और वहीं से बच्चे को निकाला जाता है। ये एक बहुत ही लाइफ सेविंग हम बोल सकते हैं कि एक सर्जरी है। इसमें जो माता होती है उसकी भी ज़िंदगी बचती है और बच्चे की भी बचती है, अगर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन या रिस्क आ रहे हो नेचुरल प्रेगनेंसी के दौरान में। WHO के ये बयान आए हैं कि जिस भी देश के अंदर 10% तक सिजेरियन होता है, उसमें हम देख पाएंगे कि जो मोरालिटी रेट है, यानी कि इन्फेंट जो बर्थ के टाइम पे, जन्म देते समय पे जिन माताओं की मृत्यु हो जाती है, उसमें क्या होता है, डिक्लाइन देखने को मिलता है, घाटा देखने को मिलता है। लेकिन कंसर्न यहाँ पे आता है कि ये जो ग्लोबल एवरेज है सिजेरियन की, ये 20% से ज़्यादा हो चुकी है और 2030 तक ये माना जा रहा है कि 30% ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि सिजेरियन जो है वो बहुत ज़्यादा, खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है। और WHO का ये भी बोलना है कि इसका कोई रिलेशन समझ में नहीं आता है कि मान लीजिए आपको क्या कर दिया गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि 10% से अगर आप सिजेरियन करेंगे तो उसमें डिक्लाइन होगा, लेकिन अगर आप 30% करेंगे तो उसका कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि रिस्क क्या है, रिस्क तो वही 10% फीमेल्स को ही है कि उनकी ही जान यहाँ पर जा सकती है। तो यानी बचा हुआ जो यहाँ पर नंबर्स है वो केवल और केवल क्या किए जा रहे हैं, पैसे बनाने के लिए, मॉनेटरी यूज़ के लिए लिए जा रहे हैं, जो कि इथिकली काफ़ी रॉन्ग यहाँ पर है। इवन ये माता की जो हेल्थ है उसके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चे की हेल्थ के साथ भी, क्योंकि अगेन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है कि सिजेरियन होने के बाद में मेडिकल जो है स्टाफ जो होगा उनको मेडिकल के अंदर ही रखकर बच्चे और जो माता होती है उन दोनों का ध्यान रखना होता है। इसमें कुछ चार्ट दिए गए हैं जिससे हमें कुछ डाटा का पता चलेगा। जैसे कि पहला चार्ट बताता है कि परसेंटेज में कितना चेंज आया है बर्थ डिलीवरी का हॉस्पिटल्स के अंदर में। 2015-16 से 2021 तक का ये डाटा है। 15-16 में हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है उसमें केवल 6.3% ही सिजेरियन होते थे, जो कि बढ़कर 9.7% तक पहुंच गया 2021 में। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया की, तो इंडिया में ये कभी 2015 में 13.2% था, जो कि अब 16.1% की रेंज तक पहुंच गया है। तमिलनाडु के अंदर ये 27.6% होता था, जो कि अब 38.9% हो गया है। ऑलमोस्ट हम देखेंगे कि 100 में से अगर यहाँ पर 38 वुमेन ऐसी है जिनको सिजेरियन करके क्या करना पड़ता है,
ऑपरेशन करवाना पड़ता है जो भी बर्थ दे रही हैं। फिर हम देखते हैं कि चेंजेस बर्थ डिलीवरी के टाइम पे कितनी आई है प्राइवेट हॉस्पिटल। अब तो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, पब्लिक हॉस्पिटल्स की, अब हम देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना ज़्यादा हो रहा है। तो पहले से ही इनके आंकड़े बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये आंकड़े काफ़ी कम थे, 27% से एक भी ऊपर नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में शुरुआत ही होती है 43% से, जो कि बढ़ के 49% हो गया है। तमिलनाडु के अंदर हम ये एरिया जो है ये 52% होता था, जो कि अब बढ़ के 64% हो गया है। यानी कि अगर 100 महिलाएं एक हॉस्पिटल के अंदर जाएंगी, उनको उनकी जो प्रेगनेंसी या बर्थ करवाना है, उसमें से 64 ऐसी होंगी जिनका जो यहाँ पर बर्थ होगा वो नेचुरल ना हो कि सिजेरियन होगा। जबकि केवल ज़रूरत कितनों की होती है 10%, यानी कि 100 में से 10 ऐसी महिलाएं होती है जिनको इन एक्चुअलिटी, इन रियलिटी में ज़रूरत होती है कि उनके ऊपर ये सिजेरियन जो है वो करवाया जाए। खैर ये एक अलग ही मुद्दा है, एक अलग ही प्रॉब्लम है, इसमें इथिकल कंसेप्ट यहाँ पर ज़्यादा आ जाता है कि गवर्नेंस के अंदर भी और इथिक्स के अंदर भी कैसे इसको स्टॉप अप किया जाए, कैसे नए नए रेगुलेशंस लगाकर फ्रेमवर्क बनाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि पब्लिक की हेल्थ के साथ में एक तरीके से कुछ ज़्यादा पैसे बनाने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल से बढ़ने से पहले, जो कि साइंस का आर्टिकल है, हम एक बार देख लेते हैं हमारे सोलर सिस्टम को। मैं आपको बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सन होता है, उसके सबसे नज़दीक होता है मरकरी, देन 3rd नंबर पे आता है विनस, 4th पे हम अर्थ को देख पाएंगे, या सन से लगाए तो 3rd नंबर पे अर्थ को देख पाएंगे, जिसके साथ ही में अर्थ का मून भी आप देख पाएंगे यहाँ। फिर आता है मार्स, और इसके बीच में होती है एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट। अब एस्ट्रॉइड्स क्या है, कुछ नहीं, बहुत बड़े बड़े पत्थर आप इनको मान सकते हो कि ऐसी ही बॉडीज हैं बहुत बड़ी बड़ी। इसके बाद में इन चारों को बोला जाता है टेरिस्टोरियल प्लैनेट, यानी कि ये क्या है, इनके ऊपर एक तरीके से टेरिटरी है, तो टेरिटरी होती है। इसके बाद जो यहाँ पर 4 आप प्लैनेट्स को देख पाएंगे सोलर सिस्टम में, इनको बोला जाता है जोवियन प्लैनेट। अब जोवियन प्लैनेट या फिर गैशियस प्लैनेट भी इनको बोल सकते हो कि ये पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा गैस से बने हुए हैं। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक, यानी कि जुपिटर जैसे प्लैनेट। तो जुपिटर इसमें सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, उसके बाद आता है सैटर्न, उसके बाद है यूरेनियस, और लास्ट में आता है नेपच्यून। सबसे लास्ट में 2006 तक यहाँ पर 9 सोलर सिस्टम के साथ में हम आज के टाइम पे 9 हमारे प्लैनेट्स को जानते हैं। पहले हम मानते थे कि प्लूटो भी एक है, 10 माना जाता था, लेकिन 2006 के अंदर जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, उन्होंने उसको ड्वार्फ प्लैनेट की उपाधि यहाँ पर दी, क्योंकि ये पूर्ण तरीके से प्लैनेट नहीं माना गया था। अब हम बात करते हैं कुछ मून्स की। देखिए, हमें पता चलता है कि अलग हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अलग अलग जो प्लैनेट है उनके खुद के अपने अलग अलग चांद होते हैं। अर्थ का साइज ये है, अगर इससे हम इसके मून्स को देखें तो हम देख पाएंगे सबसे ज़्यादा जो मून होते हैं वो होते हैं सैटर्न के पास में। यहाँ पर आपको केवल इंपॉर्टेंट 9 मून्स ही दिखाए जाएंगे, जिसमें से पहला जो मून है वो है मिमास, इंक्लोडस, तीथस, डायोन, रिया, टाइटन, हाइपरोन, लेपोटस, फ्योबी। लेकिन यहाँ पर इनकी जो संख्या है वो एक्चुअली में 90+ है, जो कि छोटे छोटे और चांद होते हैं। ऐसे ही जुपिटर यानी कि बृहस्पति पर जब हम जाते हैं तो मेन हमें 4 मून दिखाई देते हैं। पहला ये मून है जिसको हम लू के नाम से जानते हैं, दूसरा मून है जिसको यूरोफा बोला जाता है, 3rd मून यहाँ पर हम देख पाते हैं जो कि है जेनेमाइट, और 4th मून है जिसको बोला जाता है कैलिस्टियो। तो हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं कैलिस्टियो के बारे में, ठीक है। ये आज की हमारी पूरी की पूरी थी। अर्थ को हम देख पाएंगे, उसका मून क्या होता है, मून हमारा खुद का मून है मार्स के ऊपर, यानी कि मून इसको इसी वजह से कहते हैं, हमारे मून का नाम मून है तो क्योंकि हमें मून लगता है तो उनके नाम हमने अलग अलग रख दिए हैं, राइट। आई होप अभी थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए इतना सब जानने के बाद आसान रहेगा आर्टिकल को समझना। शुरुआत करते हैं। एक टीम यहाँ पर PRL अहमदाबाद की तरफ से आई है, जिन्होंने इस चीज़ को फाइंड किया है कि जुपिटर का जो मून है, जुपिटर के मून में भी हम किस मून की बात कर रहे हैं, कैलिस्टो की। तो जुपिटर का जो मून कैलिस्टो है उसके ऊपर ओजोन पाई गई है। अब ओजोन को O3 से डिनोट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं जो एक साथ में मिलते हैं और उसके बाद में ओजोन को बनाते हैं। क्योंकि जुपिटर एक गैशियस प्लेनेट है और इसके जो मून यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में आइसी है, इसके ऊपर आइस होती है, बर्फ होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसी वजह से काफ़ी चमकदार भी होता है।
ये जो मून होता है इसके ऊपर ओजोन के हमें जो यहाँ पर सिम्टम मिले हैं, उससे साइंटिस्ट का मानना है, इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने ये इंडिया के साथ में रहते हुए इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स स्टडी की है और उसके बाद में ये माना है कि यहाँ पर लाइफ जो है वो इनहिबिटेट कर सकती है। यानी कि एक जो हमने बोला था कि कभी मार्स के ऊपर जीवन बनने की संभावनाएं है, बन सकता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर इस मून के ऊपर भी है। अगर इसके केमिकल प्रोसेसेस को समझे तो हम समझ पाएंगे कि डाटा जो है वो यूवी ऑब्जर्वेशन को लेकर लिया गया है। ये एक फोटो ली गई थी यहाँ पर वोगियार 2 स्पेस क्राफ्ट की, जो कि यूएस के द्वारा, नासा के द्वारा निकाला गया था स्पेस के ऑब्जर्वेशन के लिए। 1979 की ये फोटोग्राफ है जो दिखाती है कि अप्रोक्सीमेटली जो वो है इस तरीके का दिखाई देना चाहिए। देखिए कुछ भी हम सिद्ध रूप से नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा, बल्कि ये क्या है, ये बता रहा है कि अप्रोक्सीमेटली लगभग वो ऐसा ही दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है फिलहाल के लिए, और भी इसको कंबाइन जो हमें पता चल रहा है उसको हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ में अंडरस्टैंड किया जा रहा है। अभी तक का सबसे बड़ा ये स्पेस टेलीस्कोप है। इसको हबल, जो एक खुद यूरोप के यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक साइंटिस्ट होते थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और इसी से इसके ऊपर और ज़्यादा स्टडी की जा रही है कि इसमें कितनी आईसी मून्स के अंदर कितनी हैबिलिटी की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, कितने मून्स जो सोलर सिस्टम के अंदर है वो आईसी है और वहाँ पर जीवन की पाने की संभावनाएं हो सकती है। अब ओजोन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? देखिए इम्पोर्टेंट जो होता है ओजोन, उसका काम होता है सन से आने वाले यूवी रेडिएशंस को रोक देना। अब यूवी रेडिएशन जो होती है लाइट के साथ में वो भी आती है, और उनमें से भी दो ऐसी यूवी रेडिएशन, जो कि पहली होती है अल्ट्रावायलेट बी और दूसरी होती है अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन। ये ह्यूमंस के साथ साथ बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होती है जिनके लिए काफ़ी खतरनाक होती है। खतरनाक इन द सेंस कि आप अगर यहाँ पर ये आ जाती हैं तो ये हमारा जो डीएनए होता है उसमें म्यूटेशन कर देती है। अब डीएनए में अगर कोई बदलाव आएगा, म्यूटेशन आएगा, तो उसकी वजह से यूजुअली क्या दिखाई देता है, स्किन कैंसर हो जाता है। क्योंकि आपके डीएनए में कोई स्किन कैंसर से रिलेटेड बात नहीं थी, लेकिन बार बार आप इसके कॉन्टेक्ट में आते रहे यूवी रेडिएशन के, जिसकी वजह से स्किन कैंसर यहाँ पर बहुत बड़ा मात्रा में हो जाता है। 290 से 320 नैनोमीटर की वेवलेंथ के साथ ये धरती पे आती है, लेकिन ओजोन लेयर की होने की वजह से हम लोग बिल्कुल अच्छे से इससे बचे हुए हैं, क्योंकि ओजोन लेयर इसको कंप्लीटली पूर्ण तरीके से अपने आप में ब्लॉक कर लेती है। अब हमें पता चलता है कि ओजोन लेयर के ऊपर भी, हम जब अंटार्कटिका के ऊपर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा होल हो गया है। ओजोन आपको देखिए अर्थ होती है, जैसे कि अर्थ में हमारे एटमॉस्फेयर पे अलग अलग लेयर होती है, ये अर्थ है। इसकी पहली जो लेयर होती है उसको बोला जाता है लिथोस्फेयर, उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो स्ट्राटोस्फेयर, फिर आता है मेसोस्फेयर, फिर हम पहुंचते हैं आगे तो एक्सोस्फेयर, और लास्ट में होती है आइनोस्फेयर। ये जो स्ट्राटोस्फेयर है, इस पे जो पहले वाली हम यहाँ पर देख पाएंगे, ये होती है ओजोन लेयर। ये जो पूरी की पूरी लेयर है बिल्कुल नीचे में, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, ओजोन लेयर बोलेंगे। और ये ओजोन लेयर जो होती है यहाँ पर, ये बस 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही है अर्थ से, और इसी की वजह से आज बहुत समय तक हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जीवित रह पा रहे हैं। यही ओजोन लेयर है जो यहाँ पर, जिसकी डिस्कवरी हुई है कैलिस्टो के ऊपर में, जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। वैसे तो आइस है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो तो होनी चाहिए थी, लेकिन ओजोन होने की वजह से ये भी माना जा रहा है कि क्योंकि अब सन की हार्मफुल रेडिएशन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि जो फ्रोस्ट है, आइस है, उसके क्रस्ट के नीचे अभी भी जीवन हो, वहाँ पर जीवन की संभावना बिल्कुल है, या फिर जीवन आगे जाके बनाया भी जा सकता है। नेशनल सिंक्रोनोट्रॉन रेडिएशन रिसर्च सेंटर है ताइवान के अंदर, जो इसमें इंफॉर्मेशन और ज़्यादा लेकर आ रहा है। वो रिक्रिएट करना चाहता है कि कैसे सन से जो रेडिएशन आती है उसी का प्रभाव अगर डायरेक्टली इस चीज़ के ऊपर पड़ता तो कैसे पड़ता। खैर अभी तक इस आर्टिकल में यही पता चला है, आगे जो इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आएगी मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बताती रहूँगी, क्योंकि इस साल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी स्पेस सेक्टर में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी साल में चंद्रयान 3 हो रहा है, इसी साल में गगनयान का हमारा मिशन हो रहा है। इसी के बाद में हम देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर एक और मिशन रखा गया जो कि सैटर्न मिशन के नाम से है। तो ये सब बहुत सारे मिशन हो रहे हैं, तो इसी वजह से स्पेस से रिलेटेड कोई भी सवाल जरूर पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर। और जो ज़्यादातर न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कि जो बड़ी बड़ी हाईलाइटेड न्यूज़ में रहते हैं, शायद उनसे इतना सवाल ना भी बनाया जाए क्योंकि उनको लगता है सबने पढ़ा हो, लेकिन ऐसे आर्टिकल जो ज़्यादा बार नहीं आएंगे, 1-2 बार ही आ पाएंगे साल के अंदर, उनसे जो प्रीलिम्स के सवाल है वो जरूर बन सकते हैं।
खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है ट्रेड विद चाइना EU इन फेवर ऑफ इंडिया। देखिए कल ही हमने डिस्कस किया था कि कैसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसको बोला गया है नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में पता चला कि कैसे जो ट्रेड है इंडिया का वो यूरोपियन यूनियन और चाइना के ऊपर 2023 में ज़्यादा बढ़ा है, उसकी निर्भरता यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई है दोनों के देशों पर। इसके बाद में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उनकी तरफ से यहाँ पर और इंडस्ट्री प्रमोशन की तरफ से एक बयान आता है। बयान में वो बताते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि यूरोपियन यूनियन से इंडिया जो है वो 9.7% इंक्रीज हुआ है 2023 के अंदर जो हम इंपोर्ट मंगवाते हैं, लेकिन इससे सच्चाई थोड़ी सी इतनी आसान भी नहीं है क्योंकि ये इंडिया के फेवर में है। आपको ट्रेड शायद उस समय पे फेवर में ना लगता हो, लेकिन हमने जो सामान मंगाया है 9.7% में, उसमें हम देख पाएंगे कि मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ सामान को मंगाया जा रहा है, स्मार्टफोन्स के लिए मंगाया जा रहा है, टेलीफोन सेट्स हैं, सेलुलर नेटवर्क के लिए, वायरलेस नेटवर्क के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, और इनसे हम इंडिया में इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके उसको जोड़ के उसको बना के जो मोबाइल और स्मार्टफोन्स हैं उनको लगभग यहाँ पर $2.4 बिलियन का वापस भेज रहे हैं, जिसमें से जो 43% शेयर है वो खुद में यूरोपियन यूनियन का ही है। तो एक तरीके से ये माना जा रहा है कि जो इंडिया का यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है ट्रेड के अंदर में वो एक्चुअली में इंडिया के फेवर में है। हमारी रिलायंस इससे नहीं बढ़ी है, निर्भरता इससे नहीं बढ़ी है, कोई नेगेटिव बात ये नहीं है, इंक्रीज हुआ है आंकड़ों के हिसाब से, ठीक है, लेकिन अगर डीप एनालिसिस किया जाएगा तो पता लगता है कि ये तो इंडिया के लिए ही अच्छा और फायदेमंद है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वाई सुप्रीम कोर्ट बेड अनरेगुलेटेड सोयल एक्सट्रैक्शन फॉर लीनियंट प्रोजेक्ट्स। देखिए आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है उन्होंने 3 साल पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था, और नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे कामों के लिए जो कि लीनियर है उनके लिए आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रोजेक्ट कर सकते हो। क्या क्या थे वो, उसमें आप अगर कोई रोड बना रहा है तो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो नहीं लेना होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे ही जो पोर्टर होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर आते हैं तो उनको भी नहीं लेना होगा। इसके खिलाफ में यहाँ पर एक केस बनता है। एनवायरमेंट क्लियरेंस क्या लेनी होती है कि आपको बहुत सारे रेगुलेशन, बहुत सारे नियमों को मानने के बाद में ही आप एक जगह पर ऐसा कुछ काम कर सकते हो, लेकिन अब आप नहीं ले रहे हो तो इससे तो और ज़्यादा फायदा होगा। जो माइन करते हैं, जो खदानों को खोदते हैं, तो उनके बेनिफिट में जा रहा है और एनवायरमेंट को इससे नुकसान होगा। इसी वजह से एक पिटीशन लगती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी मंडे को ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया था 2020 में कोविड के दौरान उसको खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इस बात को बता ही नहीं पा रही है कि पब्लिक इंटरेस्ट किसके फायदे में वो यहाँ पर ये काम कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर 2022 के अंदर तो पब्लिक जो थी वो लॉकडाउन के 2 दिन के बाद ये आया था, और वो लोग तो वैसे ही बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो लोग तो वैसे ही काम नहीं करने वाले थे, कोई रोड नहीं बन रहे थे, जो भी ब्रिजेस थे वो होल्ड पे था, बंद हो गया था। तो ये क्या जो पूरी की पूरी स्कीम थी वो केवल और केवल जो माइंस थे, माइंस का जब नया एक्ट आता है तो जो माइनर थे उनके लिए बनाई गई थी। खैर इसको बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना है हम देखते हैं 1986 के अंदर, उसके तहत इलेक्शन इन्वायरमेंट जो क्लियरेंस है वो लेना बहुत ज़रूरी है, उसको कोई भी रोक नहीं सकेगा। और इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने से पहले आपको पब्लिक के द्वारा भी यहाँ पर क्या लेना चाहिए कि पब्लिक कोई अगर रिस्ट्रिक्ट कर रही है, पहले आपको इशू करना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि देखिए ये यहाँ पर इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने आए हैं। फिर अगर कोई उसको अपोजिट करता है तो आपको सुनना पड़ेगा क्यों अपोजिट कर रही है पब्लिक की तरफ से, और अगर यहाँ पर अपोजिशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, नुकसान ज़्यादा है, तो वो प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हाउ इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी वाज सेटअप इन कुंडाई कनाल 125 ईयर्स अगो। देखिए बात हो रही है कि कैसे 100 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। 1792 के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले मद्रास के अंदर एक ऑब्जर्वेटरी बनाती है, जो कि अपने हिसाब से पहली ऑब्जर्वेटरी थी वर्ल्ड के अंदर। इसके अंदर सोलर यानी कि सन जो है उससे रिलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की जानी थी, उनको देखना था, समझना था। अप्रैल 1 1889 के अंदर ये स्टार्ट होती है। इसको मर्ज कर दिया गया था कुंडाई कनाल सोलर फिजिक्स ऑब्जर्वेशन के साथ में, और उसके बाद से अब इसका जो नाम है वो जाना जाता है तमिलनाडु के अंदर, ये है कुंडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी।
तो कोसो के नाम से ये जानी जाती है। लगभग 125 सालों से ये काम कर रही है, ऑपरेशनल है अभी भी। और इसका रूट्स क्या है वो देख लेते हैं। देखिए काफ़ी बार क्या होता है साउथ इंडिया के अंदर 1875 में हम देखते हैं बहुत ही कम रेनफॉल हुई, जिसकी वजह से सूखा यहाँ पर आया, और इस सूखे की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौतें हुई। माना गया कि ग्लोबल लेवल पे जो भी ये सूखा आया था और ग्लोबल लेवल पे जो भी ये अकाल पड़ा था, उसमें 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर मरे। उस समय पे ये जो सारे इफ़ेक्ट थे इनको समझने के लिए यहाँ पर काफ़ी काम आई ये सोलर ऑब्जर्वेटरी। क्या क्या इफेक्ट थे, हमें माना गया जो ग्रेट ड्रॉट था वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हुआ था। सोलर एक्टिविटी की वजह से हुआ था, सन की वजह से गर्मी बढ़ी, उसकी वजह से पैसिफिक ओशन के अंदर जो कंडीशन बनी वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी। एल नीनो जो हुआ वो लगातार यहाँ पर 1877 से लेकर 1878 तक का काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये भी बना। और नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन था उसके अंडर कंडीशंस और ज़्यादा वार्म हो गए, जिसकी वजह से जो बारिश यहाँ पर इंडिया में आनी चाहिए थी वो वैसे ही एल नीनो की वजह से नहीं आ पा रही थी। तो ये बहुत सारे कारण थे। अभी आप सवाल पूछेंगे कि सन को पढ़ना क्यों है, क्योंकि प्राइमरीली सिग्निफिकेंट जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर सन ही ऐसा है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ जो है, जीवन जो है वो बच पाता है। लेकिन पावरफुल जब कभी कभी सोलर स्टॉर्म आते हैं, फ्लेयर निकलती हैं, तो वो सैटेलाइट बेस्ड जो ऑपरेशन है, पावर ग्रिड है, नेविगेशन नेटवर्क्स है, उनको क्या कर देता है, उनको पोटेंशियली हार्म कर देता है। अब बात यही हो रही है कि स्कोप जो है स्टडी का उसको एक्सपेंड करना है। 1989 से हम देखेंगे मद्रास जो ऑब्जर्वेटरी है उसको मर्ज कर दिया गया कोसो के साथ में, और 1901 में सिस्टमेटिक सोलर ऑब्जर्वेशन कमेंसमेंट इसमें हुआ। भावनगर टेलीस्कोप, जिसको कि महाराजा भावनगर के नाम पर रखा गया था, वो कोसो में ऑपरेट करता है। 16 इंच का ये एक टेलीस्कोप है जिससे आप यहाँ पर बैठे हुए भी स्पेस में ऑब्जर्व कर सकते हो। और यही है कि 125 साल का ये हो गया है, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर हम देखते हैं मेन सोलर ऑब्जर्वेटरी बनाई हुई है, 2 डोम बनाए गए हैं, और इसी के बाद में इसका कारण ये है कि कोसो की वजह से बहुत ही रिच डाटा हमें मिल पाता है, जो कि सन के पास्ट पहले क्या हुआ था और आगे फ्यूचर में क्या होगा और उसका हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को समझने में मदद करवाता है। तो प्रीलिम्स के लिए ही ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए। इसके बाद में इनके शॉर्ट जो नोट्स होंगे उसको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। अभी के लिए चलते हैं, न्यूज़पेपर यहीं पे ख़त्म हो गया है। कल फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा। मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।